प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड आपका सिलेबस तैयार करा रहे हैं। आपको पता है कि जब तक भी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक ना तो मॉक का फायदा है ना प्रीवियस एग्जाम लगाने का फायदा है। होता क्या है कि जब आप बिना अपना सिलेबस तैयार किए हुए और सीधा ही किसी कंपटीशन के पॉइंट्स पर, उनके एग्जाम्स के शेड्यूल पर और उसके पेपरों पर पहुंच जाते हैं तो वो एक अच्छा तरीका नहीं होता। उससे आप डिप्रेशन में या एक इस तरीके के व्यक्ति हो जाते कि आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है। हमें ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस तैयार करना चाहिए, वो चाहे कहीं से करें आप, फाउंडेशन नहीं कि आप मेरे पास से करें, पर मेरी एक सलाह आपको यह है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस तैयार कर लें। फिर पेपर ऑफ स्कीम का ध्यान रखते हुए तैयार करें कि भाई हमारा जो पेपर ऑफ स्कीम है, मतलब एग्जाम कैसे होगा, वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसमें 4 सेक्शन होंगे, जीएस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। जो उसका जीएस सेक्शन है वो जीएस में कहां कहां से प्रश्न बन रहे हैं और किसका वेटेज ज्यादा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, मिसलेनियस और स्टैटिक जीके। और साथ में मेरे दोस्त जो एसएससी का अब का नया तरीका है उसमें वो करंट अफेयर पर बहुत फोकस किए हुआ। पूर्व में जो एग्जाम होते थे उसमें वो जीएस पर ज्यादा रखता था, भाई हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछ लिए, ज्योग्राफी से पूछ लिए। लेकिन आप 2020-2017 के एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफी से 4-5 प्रश्न पूछ रहा है आप, लेकिन जहां स्टैटिक जीके से 10 सवाल पूछ रहा है, करंट अफेयर से 8 सवाल पूछ रहा है। तो ऐसे में बच्चों को यह चीज समझ लेनी जरूरी होगी कि पेपर हल कैसे किया जाता। आप एक बात और अच्छे से समझ लें कि दोस्त, पेपर पास करना कोई इतना बड़ा तक वो नहीं है, हवा नहीं है कुछ भी, लेकिन पेपर ढंग से और तरीके से कैसे पास हुआ और कैसे पास किया जाएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से तैयार करा दूंगा। मैं क्योंकि 2009 से दिल्ली पुलिस में हूं और लगभग 15 सालों का मुझे अध्यापन का और दिल्ली पुलिस में अनुभव है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हो। तो मैं जिस आपके सिलेबस को जो तैयार करा रहा हूं उस सवाल में मैंने जो एनालिसिस किया पूर्व एग्जाम में, तो मैंने पाया कि स्टैटिक जीके से 10 से 12 प्रश्न बन रहे हैं और वहीं से फिर हमने शुरुआत कर दी। और पूर्व में हमने स्टैटिक जीके के चाहे वो प्रमुख दिवस हो, जहां जहां से वो 10 प्रश्न बन रहे हैं, 12 प्रश्न बन रहे हैं, एक प्रश्न पर एक पूरा टॉपिक लिया, उस पूरे टॉपिक को उस वीडियो के माध्यम से, उस क्लास के माध्यम से आपको क्लियर करा दिया। आज जिस क्लास को हम लेकर आए हैं उससे एक प्रश्न अवश्य बनता है और उससे एक प्रश्न जीके सेक्शन में बनता है और एक प्रश्न अवश्य उसका करंट अफेयर में बन जाता है। और वो स्पेशल पॉइंट है खेल, स्पोर्ट्स, उनसे संबंधित खिलाड़ियां। एक ना एक प्रश्न चाहे वो जीएस सेक्शन में पूछ ले कि खेल के मैदान कौन है, उस क्रिकेट से या फुटबॉल से या किस खेल से संबंधित कौन से वर्ड्स हैं, कौन से खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, तमाम तरीके के प्रश्न वो जीएस में पूछता है। और साथ ही साथ करंट अफेयर में कि ये ट्रॉफी कहां होगी, वो खेल कहां होंगे, खेल में खिलाड़ी ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया, वो तमाम बातों से लेकर करंट और जीएस के सेक्शन पूछता है। इसीलिए हम खेल और उससे संबंधित खिलाड़ियों से संबंधित जो भी एग्जाम एनालिसिस होंगे हर पॉइंट पर आपको क्लियर कराएंगे। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खेल या जिस संस्था की बात होती है, जिन खेलों की बात होती है, उनमें सबसे, यदि विश्व में कोई सबसे ऊपर है, जिसकी सबसे ज्यादा मान्यता है, वो है ओलंपिक खेल। ये विश्व स्तर पर खेलों के मामले में नंबर 1 प्रथम स्थान रखते हैं, विश्व में इनका प्रथम स्थान है। तो जाहिर सी बात है कि आपके एग्जाम को लेकर भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो शुरुआत से करते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। ये प्रत्येक 4 वर्ष में इनके जो ये खेल हैं ये प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। दूसरा, ये 2 प्रकार से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, 2 प्रकार से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक। और इसमें तमाम तरीके के खेलों को शामिल किया गया है। विश्व स्तर पर प्रतियोगिता कराई जाती है।
और उनके लिए मेडल, उनके लिए मान सम्मान और बहुत बड़ा इसका रोल हो जाता। तो समझते इसकी हिस्ट्री क्या है। प्राचीन काल में 1776 बीसी से 1706 प्राचीन काल से ही इन खेलों की बड़ी महत्ता है। 1776 बीसी यूनान के ओलंपिया स्थान में प्रारंभ हुए। यूनान, ग्रीस, यूनान के ओलंपिया में 776 बीसी, कितना प्राचीन, 776 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, प्राचीन काल से यूनान के ओलंपिया में ग्रीक देवता ज्यूस, जो इनके देवता है, गॉड की तरह मानते हैं जिन्हें ग्रीस के लोग, ज्यूस के सम्मान में इन खेलों की प्राचीन काल में शुरुआत हुई। पहला पॉइंट कि प्राचीन काल के जो ओलंपिक मानते हैं वो प्रश्न 776 बीसी यूनान के ओलंपिया स्थान और ग्रीक के देवता ज्यूस के सम्मान में खेले गए। तो इसमें या तो इससे प्रश्न पूछ लेता है, या यहां से पूछ लेता है, या यहां से प्रश्न पूछ लेता है। और हमारे समझाने का और पढ़ाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहे हैं। किताबों में ढेरों बातें लिखी हुई हैं, क्या वो सभी आपके लिए जरूरी है? आपके लिए जरूरी यह है कि वो बात जो एग्जाम से संबंधित प्रश्न हो वो आपको करा दिया जाए। क्लियर? अगला पॉइंट, अब बात करते हैं आधुनिक की, आधुनिक ओलंपिक खेलों की। तो आधुनिक के लिए क्या है, 1896 ईस्वी, 1896 में यूनान के एथेंस में, ये तो यूनान के ओलंपिया में, और आधुनिक जो है वो 1896 यूनान के एथेंस में प्रारंभ हुए। पहली बात। दूसरी, कौन इसके जनक माने जाते हैं, तो फ्रांस के बैरन पियरे डी कोवर्टीन, पियरे डी कोवर्टीन को इनका जनक कहा जाता है, जिन्होंने इसके लिए शुरुआत कराई। जिस व्यक्ति इसका जनक माना जाता है, कौन इसके वास्तुकार हैं, वो है फ्रांस के आधुनिक खेलों के, मॉडर्न के ओलंपिक खेलों के, गेम्स के, वो है फ्रांस के बैरन पियरे डी कोवर्टीन। प्रश्न बनता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है, वो किस देश के हैं, तो वो देश है फ्रांस, व्यक्ति का नाम है बैरन पियरे डी कोवर्टीन। तो आप याद रख सकते हैं पियरे डी कोवर्टीन। अगला, या मॉर्टिन से याद रख लीजिएगा, मॉर्टिन मच्छरों को भगाता है, और प्राचीन काल में फ्रांस के कोवर्टीन से आपका याद रह जाए, कोवर्टीन ने आधुनिक खेलों की शुरुआत कराई। प्रत्येक 4 वर्ष में, मैं पहले पूर्व में बताया आपको, प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं, हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल कराए जाते हैं। समझ गए? नेक्स्ट, इनका हेडक्वार्टर कहां ओलंपिक का? ओलंपिक का हेडक्वार्टर है लुसाने। ओलंपिक का हेडक्वार्टर है लुसाने, और लुसाने जो जगह है वो स्विट्जरलैंड, लुसाने जो जगह है जहां इनका हेडक्वार्टर है ओलंपिक खेलों का, वो है लुसाने, और लुसाने है भैया स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष, प्रश्न बनता है, वर्तमान में ओलंपिक गेम्स के इनके अध्यक्ष कौन है? वो है भैया थॉमस बाक। प्रश्न बनता है ओलंपिक अध्यक्ष, तो थॉमस बाक। और कौन है थॉमस बाक, किस देश के निवासी हैं? वो है भैया जर्मनी। प्रश्न सीधा बनेगा, थॉमस बाक किस देश के निवासी हैं? तो वो है जर्मनी। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति या जिन गेमों के जो कराने वाली मेन मुख्य संस्था है, उसके चीफ कौन है? थॉमस बाक। अब भारतीय में आइए, जब ये तो इंटरनेशनल हो गई, तो भारतीय ओलंपिक परिषद भी तो होगी भैया। भारतीय ओलंपिक परिषद, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, भारतीय ओलंपिक काउंसिल, भैया इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे लाडलो, 1924। प्रश्न बनता है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1924। और 1924 में इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक परिषद के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न बनता है, तो भैया वो थे जमशेदजी टाटा। वो व्यक्ति थे जमशेदजी टाटा, और टाटा साहब का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। और ये जमशेदजी टाटा भारतीय ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष थे, और इसकी स्थापना कब हुई? 1924। क्लियर? अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न कई बार बनता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में
भारतीय महिला सदस्य कौन है? जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है उसमें भारतीय सदस्य कौन है? प्रश्न बन रहा है और कई बार एसएससी ने रिपीट किया है। तो वो है अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन नीता अंबानी। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महिला सदस्य हैं। भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारतीय महिला सदस्य हैं। प्रश्न बनता है कि ओलंपिक ध्वज की शुरुआत कब हुई? ओलंपिक ध्वज की शुरुआत कब हुई? 1920 1920 एंटवर्प खेलों से। एंटवर्प, और एंटवर्प कहां है मेरे दोस्त? बेल्जियम। एंटवर्प जो जगह है वो है बेल्जियम। और कब से शुरुआत मानी जाती है? 1920 से। तो ओलंपिक ध्वज जो शुरुआत हुई वो हुई 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसाल, प्रश्न बनता है कि भाई ओलंपिक में मसाल की शुरुआत कब से हुई? तो भैया 1928 से। कहां? एम्स्टर्डम। मसाल की शुरुआत ओलंपिक में कब से हुई? 1928। और जगह कौन सी है? वो है एम्स्टर्डम। अगला शुभंकर, कई बार प्रश्न बना है भैया मसाल तो हुई 28 और शुभंकर कब से? शुभंकर है 1968 1968 से ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत हुई। तो बात यहां समझिए एक बात, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से। यदि आपसे ध्वज पूछ ले, अगर आपसे ओलंपिक ध्वज पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1920 एंटवर्प बेल्जियम। आपसे पूछ ले मसाल कब से शुरुआत हुई तो भैया 1928 एम्स्टर्डम। यदि आपसे शुभंकर पूछे, प्रश्न एक के साथ ही मैं सारा कुछ आपको दिखा रहा हूं, एक साथ ही आपका क्लियर करा रहा हूं। शुभंकर की शुरुआत कब हुई तो भैया 1968 से। तो आपको याद रखना है, प्रश्न पूछता है ध्वज 1920, आपसे प्रश्न पूछता है कि भैया मसाल की शुरुआत कब से हुई तो 1928, आपसे पूछता है यदि शुभंकर की शुरुआत कब से हुई तो भैया 1968 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछता है जो ध्वज पर 5 छल्ले, इनका अर्थ क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 5 छल्ले इस तरीके से बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा ओलंपिक में छल्ले 5 होते हैं। वो 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रश्न बनता है कि 5 चक्र जो ध्वज पर हैं वो 5 चक्र क्या प्रदर्शित करते हैं? तो वो 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। भैया सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीते ओलंपिक में? तो भैया उसका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स क्या है? बहुत बड़े तैराक हैं और इन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया कि बीजिंग ओलंपिक में तो 8 स्वर्ण, एक साथ 8 स्वर्ण एक ओलंपिक में जीत गए। इन्हें गोल्डन शार्क भी कहा जाता है, माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। और ये वही माइकल सर्वाधिक पदक जिस व्यक्ति ने जीते हैं वो है माइकल फेल्प्स, और ये गोल्डन शार्क भी इन्हों कहा जाता है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक 8 गोल्ड भी इन्होंने जीते हैं और यही सर्वाधिक पदक विजेता है ओलंपिक में। अगला, भारत की ओर से फर्स्ट व्यक्ति कौन शामिल हुआ था? प्रश्न बन जाता है, कई बार प्रश्न बना है एसएससी, और एसएससी का एक खास ट्रेंड रहा है कि एसएससी प्रश्नों को रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है और इन प्रश्नों को इधर से उधर घुमाकर रखती रहती है। इसलिए एक बार जब आप करें तो ढंग से उसे तैयार जरूर कर लें। तो भारत की ओर से फर्स्ट शामिल व्यक्ति कौन था? वो है नॉर्मन प्रिचार्ड, जो 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड पहले व्यक्ति थे जो ओलंपिक में भारत की तरफ से शामिल हुए। अगला, भैया महिला कौन शामिल व्यक्ति हुई? महिला कौन हुई? तो उसका नाम है मेरी लीला राव। मेरी लीला राव पहली व्यक्ति महिला है जो ओलंपिक में भारत की तरफ से शामिल हुई। पुरुष नॉर्मन प्रिचार्ड 1900, महिला मेरी लीला राव, मैं से महिला मैं से मेरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कई बार पूछता है कि भैया कि ये 2024 के ओलंपिक कहां होंगे?
2028 के कहां होंगे, 2032 के कहां होंगे, प्रश्न कई बार घुमा घुमा कर पूछता है। तो मेरे दोस्त 2024 के जो ओलंपिक हैं वो पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 प्रश्न बनता है 2028 के कहां होंगे, लॉस एंजल्स में। और 2032 के कहां होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरीके से 24 के होंगे फ्रांस, 28 के लॉस एंजल्स, 32 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कई बार प्रश्न घुमा घुमा कर पूछ लेता है, चाहे 24 का पूछेगा, 28 का पूछेगा, 32 का आपसे पूछ लेगा, तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1, 2, 3 सवाल कई बार बन जाते हैं कि वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण जीता। हॉकी में तो कई बार हॉकी में तो 8 स्वर्ण भारत ने जीत रखे हैं, टीम वन ने 1928 में पहला जीता और 1980 के मास्को में अंतिम जीता। प्रश्न बन जाता कई बार, हॉकी पुरुष हॉकी टीम 8 स्वर्ण जीते हैं, 1928 में पहला, 1980 में अंतिम। और कौन है हीरो, मेजर ध्यानचंद। और यही वो मेजर ध्यानचंद है जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यही वो मेजर ध्यानचंद है जिसके नाम पर अब भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार खेल रत्न दिया जाता है, वो भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो इस तरीके से हमें ये प्रश्नों को भी साथ के साथ पता होना चाहिए। मेरा तथ्य ये रहता है, मेरा फोकस इस बात पे ज्यादा रहता है कि मैं उन प्रश्नों को आपको ज्यादा से ज्यादा कराऊं जो प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड। किताब में कई लाख सवाल रखे हुए हैं, मुझे अगर 1 लाख सवाल पढ़ाने होते तो मुझको आपको उलझाना होता तो ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, लेकिन मुझे तो वो आपको तैयार कराना है, वो प्रश्न आपको देने हैं जो एग्जाम से आए। हम में और औरों में यही सबसे बड़ा डिफरेंट है कि हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड कराएंगे और लोग आपको विद्वान बनाने में लगे हुए हैं, अपनी किताबें और अपना बैच बेचने में लगे हैं। हमारा उद्देश्य आपको नौकरी पक्की कराना है। हम में और औरों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है मेरे दोस्त। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो भारत के टीम स्तर पर 8 स्वर्ण पहले ही है, 1928 में पहला, 1980 में अंतिम। लेकिन व्यक्तिगत जो स्वर्ण जीता वो अभिनव बिंद्रा जी ने, व्यक्तिगत स्वर्ण अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने जीता। 2 लगातार पदक सर्वप्रथम किसने जीते, जो 2 लगातार जीते वो है सुशील कुमार पुरुष में। और महिला कौन है जिन्होंने 2 लगातार जीते, तो वो है पीवी सिंधु जी, जिन्होंने 2 लगातार पदक स्वर्ण में जीते। अगला प्रश्न कई बार पूछ लेता कि एथलेटिक्स में स्वर्ण व्यक्तिगत रूप से किसने जीता, तो वो हीरो हैं नीरज चोपड़ा जी। वो है द मास्टर नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने एथलेटिक्स में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। किस चीज में, भाला फेंक में। यही वो हीरो है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, अब बात करते हैं ओलंपिक के बाद जो महत्वपूर्ण खेल है वो खेल है भैया राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स जिसे कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें आप कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। और आपने सुना भी होगा कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में हुए थे उनके लिए दिल्ली पुलिस में बहुत भर्तियां हुई थी। उसी तरीके से राष्ट्रमंडल को आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रमंडल में कौन से देश आते हैं, तो राष्ट्रमंडल में वो देश आते हैं, वो 15 देश आते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं या अंग्रेजों का जिन पे शासन रहा है। उन्होंने एक अपनी यूनिटी, एक अपना ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप का नाम रखा राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स। पहली बात, ये ओलंपिक के बाद सेकंड स्थान पर, सबसे पहले ओलंपिक सबसे महत्वपूर्ण, और ओलंपिक के बाद यदि किसी खेलों की सबसे ज्यादा महत्ता है तो वह है राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम। इसमें कुल 53 देश इसमें शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर मेरे दोस्त लंदन में है। और इसमें फर्स्ट कौन, 1930 हैमिल्टन कनाडा में
इन राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई। 1930 हैमिल्टन कनाडा से इन खेलों की शुरुआत हुई। भारत जो है 1934 1934 में भारत ने इसमें भाग लिया। अब बात समझने वाली है, 1930 हैमिल्टन कनाडा से इसकी शुरुआत हुई इन गेम्स की, लेकिन भारत जो शामिल हुआ वो दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों 1934 में 1934 में भारत ने इसमें भाग लिया। अब आप देखिए कि 2022 के प्रश्न बन जाता है, करंट में बन जाता है। 2022 के कहां होंगे मेरे दोस्त? वो हुए बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हुए। और अब भैया 4 साल बाद होते हैं तो 2026 का कहां होगा भैया? 2026 का होगा मेरे दोस्त कहां पर? सीधा प्रश्न आपका ऑस्ट्रेलिया। 2022 के हुए बर्मिंघम इंग्लैंड, 2026 के आपके होंगे ऑस्ट्रेलिया। 1934 में भारत ने भाग लिया। 1930 हैमिल्टन कनाडा में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई। राष्ट्रमंडल में कुल 53 देश हैं। राष्ट्रमंडल वो संस्था है जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे उन देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम ही राष्ट्रमंडल रखा और उन्होंने ही अपने खेल जो रहे वो राष्ट्रमंडल खेल कहलाते हैं। और ओलंपिक के बाद सेकंड स्थान पर इन खेलों को रखा जाता है। अगला पॉइंट आप समझिए मेरे दोस्त, अगला है एशियाई खेल। भैया राष्ट्रमंडल हो गए, उससे पहले ओलंपिक हो गए, अब एशियाई खेल। तो भैया एशियाई खेल जो है सबसे पहले 1951 नई दिल्ली अपने प्यारे भारत में ही हुए। अपने प्यारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में सबसे पहले एशियाई खेल हुए। उसके बाद 2022 के हुआंगजू चाइना में एक जगह है, वहां पर इसके एशियाई खेल हुए 2022 में। प्रश्न बनेगा एक साथ ही साथ एक प्रश्न और बनता है कि 1982 में 1982 में भी भारत में ये गेम हो चुके हैं। 1982 में भी ये गेम भारत में हो चुके हैं। एशियाड 1982 एशियाड गेम्स भी भारत में हुए थे। 2022 हुआंगजू चाइना में हो चुके हैं। 2026 नगोया एक जगह है, नगोया जो है जापान में। तो 2026 के एशियाई खेल कहां पर होंगे भैया? नगोया जापान में। जापान में कि 2026 के 2023 के होंगे भैया दोहा कतर में। 2034 के होंगे भैया रियाद। और रियाद जो जगह है वो है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, सऊदी अरब में। तो इस तरीके से करंट के साथ ही साथ कहां प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, एक एक पॉइंट आपको मैंने क्लियर करा दिया। तो 2026 के नगोया जापान में, 2030 के दोहा कतर में, 2034 के रियाद सऊदी अरब में। अगला पॉइंट भैया प्रमुख खेल कौन कौन से? सबसे पहले जो मोस्ट फेमस आपके सामने रहता है, जिससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, क्रिकेट। चलिए क्रिकेट को समझते हैं। इसका जन्मदाता कौन? इंग्लैंड। इसकी महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहां मेरे दोस्त? दुबई। 2023 का वर्ल्ड कप कहां होगा भैया? वो होगा भारत। पिच की लंबाई कितनी होती है भैया? 22 गज। चाइना मैन जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका कौन प्रेसिडेंट है, कौन अध्यक्ष है? भैया रोजर बिन्नी। तो आप समझिए हमने खेलों से संबंधित क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जन्मदाता है इंग्लैंड। इसकी जो महत्वपूर्ण संस्था है वो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष जो ग्रेग बार्कले हैं। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। 2023 का वर्ल्ड कप हमारे प्यारे भारत में ही होगा। पिच की लंबाई 22 गज होती है। चाइना मैन शब्द जो होता है वो क्रिकेट से संबंधित होता है। और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी। अगला पॉइंट
अगला खेल है भैया हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल आप कह सकते हैं। भारत ने इसमें 8 बार ओलंपिक स्वर्ण भी जीते हैं। पहला 1928 में, दूसरा जो अंतिम है वो 1980 मॉस्को में 8 स्वर्ण, ये फर्स्ट था, ये अंतिम है, और कुल भारत ने जीत रखे हैं 8 स्वर्ण। क्लियर। इसका हेडक्वार्टर कहां है हॉकी का? वो है लुसाने, एक जगह है स्विट्जरलैंड। क्लियर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? वो है प्यारे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिन्हीं के याद में 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है, जिन्हीं की याद में हमारे यहाँ राष्ट्र का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार, वो पूर्व में राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाता था, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाता है, और वर्तमान में वो खेल के सबसे बड़े जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। हॉकी के मैच की अवधि कितनी होती है मेरे दोस्त? 70 मिनट। प्रश्न देगा 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट या 70 मिनट, तो आपका आंसर हो जाएगा 70 मिनट। अगला 2023 हॉकी विश्व कप। 2023 हॉकी विश्व कप कहां होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये हॉकी विश्व कप होगा अपने प्यारे भारतवर्ष में। तो 2023 हॉकी विश्व कप कहां होगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर जो उड़ीसा में एक जगह है, वहां पर 2023 हॉकी वर्ल्ड कप होगा। और हॉकी का यहां हुआ, साथ ही 2023 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहां होगा? ये कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताएं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शतरंज। शतरंज पर प्रश्न क्या है कि शतरंज का सबसे बड़ा भारत का खिलाड़ी कौन? विश्वनाथ आनंद, वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद। कौन सी संस्था इसकी महत्वपूर्ण है? जो मुख्य संस्था है फिडे। फिडे वो संस्था है शतरंज की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य संस्था है विश्व स्तर पर फिडे शतरंज की। अक्सर प्रश्न बनता है गैम्बिट और चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये मेरे दोस्त शतरंज से संबंधित है। प्रश्न कई बार बना है गैम्बिट चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। टेनिस पे बात कर लेते हैं। टेनिस जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ खिलाड़ी रहे हैं। तो टेनिस में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, और उसके बाद यूएस ओपन होता है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं AFW। तो तो AFW सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। 4 बड़े विश्व स्तर पर इनके ओपन होते हैं। और प्रश्न बनता है कि जो फ्रेंच ओपन है वो उस खेल का मैदान किस तरीके का होता है? तो फ्रेंच ओपन जो है वो भैया लाल बजरी पर ही फ्रेंच ओपन खेला जाता है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। तो वो है फुटबॉल। तो भैया फुटबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है? फुटबॉल का जन्मदाता माना जाता है इंग्लैंड को। भारत फर्स्ट फुटबॉल क्लब कौन है? भारत में सबसे पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब। कई बार प्रश्न बना है कौन? डलहौजी क्लब। सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? फीफा। और फीफा को क्या कहते हैं? एफ से फेडरेशन ऑफ, आई से इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन की मुख्य संस्था है फीफा। और फीफा जो है वो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था, विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर फीफा का कहां है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। सबसे पहले फीफा विश्व कप कहां हुआ? 1930 उरुग्वे। पहला विश्व कप फुटबॉल का कहां पर हुआ? 1930। कहां पर मेरे दोस्त? उरुग्वे।
फीफा का प्रथम विश्व कप हुआ। और 2026 का करंट में प्रश्न पूछता है कि 2026 फीफा कहां होगा, तो भैया यूएस, कनाडा और मैक्सिको। अगला जो होगा 2026 का यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। तो 1930 उरुग्वे पहला, और अब 2026 का कहां होगा, यूएस, कनाडा और मैक्सिको। प्रश्न बनते हैं कि भैया प्रमुख ट्रॉफियां कौन सी हैं, प्रमुख ट्रॉफियों से संबंधित एक प्रश्न पूछ लेता है। तो भैया हॉकी में देखते हैं आप, हॉकी में तो बेटन कप किससे संबंधित, हॉकी। भैया रंगास्वामी कप किससे संबंधित, हॉकी। नेहरू फर्स्ट जो पीएम है उनका कप कौन सा, हॉकी। आगा खां, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी आगा खां, उनकी याद में आगा खां कप किससे, हॉकी। इंदिरा का पूर्व पीएम इंदिरा जी, उनसे इंदिरा गांधी कप, वो भी हॉकी। और वेलिंगटन ट्रॉफी कई बार प्रश्न बना है, वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है, वो है हॉकी। अब बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल की प्रमुख ट्रॉफियां कौन सी है, कई बार प्रश्न बना है। डूरंड कप, हॉकी। रोवर्स कप, हॉकी। संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल, सॉरी यहां पे समझिए, फिर से कट कर देना इस बात को कि डूरंड कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल, मडेर का कप फुटबॉल। कोई ना कोई एक पॉइंट आपसे जरूर पूछ लेता है कि ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अगला क्रिकेट, भैया रणजी ट्रॉफी वो क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी किंगटिंग क्रिकेट, और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी कई बार प्रश्न बना है। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। अगला पॉइंट भैया उपनाम, कई बार प्रश्न बनते हैं उपनाम से। हॉकी के जादूगर, आपको मैंने कई बार बताया, मेजर ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। उड़न परी पीटी उषा जी, बहुत फेमस पीटी उषा जी भारत की उड़न परी कहलाती हैं। फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख आपने मूवी भी देखी होगी, फ्लाइंग सिख जीव मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो भैया ये पाकिस्तान के मशहूर बॉलर हैं, गेंदबाज हैं शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। फ्लाइंग फिक्स मैंने कई बार बताया, माइकल फेलिप्स। फ्लाइंग फिश जिन्होंने 8 स्वर्ण जीते, माइकल फेलिप्स जिन्होंने 8 स्वर्ण जीते, एक ही उसमें उसने उपाधि दी फ्लाइंग फिश की। दूसरा सुपर मॉम, सुपर मॉम आपने मूवी देखी होगी सुपर मॉम, तो वो है भैया मैरी कॉम। प्रश्न बनता है सुपर मॉम किसे कहते हैं, मैरी कॉम। द वॉल के नाम से प्रसिद्ध है राहुल द्रविड़। कौन, राहुल द्रविड़, द वॉल के नाम से। टर्मिनेटर किसे कहा जाता है, हरभजन सिंह को। टर्मिनेटर क्या किसे कहा जाता है, हरभजन सिंह। ब्लैक पर्ल पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम और बाकी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है लगभग पूरे आप याद रखते चलिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैया कुल खिलाड़ी, कई बार प्रश्न बन जाता है कि भैया किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में कुल 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खो खो और बेसबॉल में कुल 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। नेटबॉल, वाटर पोलो और कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं, 6। बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। वहीं बैडमिंटन और टेनिस में एक या तो सिंगल खेलेंगे या डबल्स, 2 खिलाड़ी भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय खेल, प्रश्न बनता है भैया राष्ट्रीय खेल, तो आपने देखा होगा हॉकी, तो हॉकी कहां का है, भारत।
बेसबॉल कहां का राष्ट्रीय खेल है? यूएस अमेरिका। सांड युद्ध कई बार प्रश्न बनता है, कहां का खेल है? राष्ट्रीय खेल है भैया स्पेन। आइस हॉकी कई बार प्रश्न बना है, कनाडा। टेबल टेनिस कहां का है? चाइना। क्रिकेट कहां का भैया? इंग्लैंड। और जूडो कई बार प्रश्न बना है, जूडो कहां का राष्ट्रीय खेल है? तो जैसे जूडो जैसे जापान। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है खेल के मैदान। कई बार प्रश्न आपसे पूछ लेता है भैया इन खेल के मैदान भारत के किस राज्य में या विश्व स्तर पर किस राज्य में या किस देश में है? तो भैया फिरोजशाह क्रिकेट वाला नेहरू स्टेडियम, जो अभी नेहरू स्टेडियम जो एथलेटिक्स का बहुत बड़ा स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, अंबेडकर जो फुटबॉल का, और नेशनल स्टेडियम जो हॉकी का स्टेडियम है, वो दिल्ली या नई दिल्ली में वो स्टेडियम अब स्थित है। बाराबती क्रिकेट का बाराबती भैया कटक। वानखेड़े बहुत फेमस, वानखेड़े भैया मुंबई, जो सचिन स्टैंड भी है जिसमें, वानखेड़े मुंबई। ईडन गार्डन, ईडन गार्डन मेरे दोस्त कोलकाता वेस्ट बंगाल, बहुत फेमस ईडन गार्डन। कई बार प्रश्न बनता है कि ईडन गार्डन कहां पर? कोलकाता। लॉर्ड्स मैदान, लॉर्ड्स और ओवल भैया ओवल लंदन। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कई बार प्रश्न बना है, तो ग्रीन पार्क कहां पर है? कानपुर। इकेबाना, इकेबाना तो ये है भैया यूपी, प्यारा उत्तर प्रदेश, तो यूपी में। अगला पॉइंट भैया खेल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी कई बार प्रश्न बन जाता है, जैसे डायमंड खेल परिसर। तो डायमंड खेल परिसर किस खेल से संबंधित है मेरे दोस्त? बेसबॉल से। मौलाना आजाद ट्रॉफी वह ट्रॉफी दी जाती है जब विश्वविद्यालय स्तर पर जो खेल में सर्वोच्च, अंतर विश्वविद्यालयों में खेल स्तर पर सर्वोच्च प्रदर्शन जो टीम करती है उसको मौलाना आजाद ट्रॉफी दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार जो खेल में सर्वोच्च प्रदर्शन करते हैं उन्हें खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो उन खेलों के कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं वो है 1985। भारतीय खेल प्राधिकरण जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई? 1984 और हेडक्वार्टर है मेरे दोस्त नई दिल्ली। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, क्रिकेट कंट्रोल ऑफ बोर्ड इंडिया 1928 मुंबई। इसके चीफ कौन है? चीफ मुख्य जो है वो है रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। प्रश्न बनता है चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? चयन समिति, तो भैया चयन, जब करंट अफेयर आएगा, स्पोर्ट्स की बात होगी, खेल की बात होगी, तो वहां पर मैं सारे तथ्यों को क्लियर कराऊंगा, एक एक पॉइंट्स लिखवाऊंगा। लेकिन जैसे आ गया तो साथ के साथ उन्हें भी मैं, पुरुष टीम चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? वो है भैया क्रिकेट में अजीत अगरकर जी, जो महान गेंदबाज रहे हैं अजीत अगरकर जी, वो राष्ट्रीय चयन समिति पुरुषों की उसके अध्यक्ष है चयन समिति के, और बीसीसीआई के अध्यक्ष है वो है रोजर बिन्नी। क्लियर? तो बीसीसीआई 1928, भारतीय खेल प्राधिकरण 1984। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया भैया 2009, हेडक्वार्टर है मुंबई। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, ये है भैया दिल्ली, और इसकी स्थापना कब? 1937, 1937। और भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ AOI, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये 1927 नई दिल्ली, भारतीय ओलंपिक संघ 1927 नई दिल्ली। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया प्रमुख खिलाड़ी, कई बार प्रश्न कई तरीके से बनता है, खेल पर बनेगा, खेल में खिलाड़ियों से संबंधित बनेगा, और व्यक्तिगत खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है उस पर भी एक ना एक प्रश्न, चाहे वो वर्तमान में जो खिलाड़ी कर रहे हैं अच्छा प्रदर्शन, चाहे वो खिलाड़ी कोई पुरस्कार जीत रहे हैं, कोई ना कोई उन पर प्रश्न अवश्य बनता है कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो चलिए भैया, सुशील कुमार बहुत फेमस खिलाड़ी हैं कुश्ती के,
2 बार लगातार मेडल जीते। विनेश फोगाट जी कुश्ती, योगेश्वर दत्त कुश्ती, बजरंग पूनिया कुश्ती, साक्षी मलिक कुश्ती, गीता फोगाट जी जिसने आपने दंगल भी देखी होगी, रवि दहिया कुश्ती, बबीता फोगाट और गीता फोगाट कुश्ती। तो ये रेसलिंग के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अक्सर प्रश्न बनता रहता है। नीरज चोपड़ा जी आपने देखा होगा, क्या शानदार प्रदर्शन, भाला फेंक, तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक। मीराबाई चानू भी बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रही हैं, तो वो है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू का विशेष स्थान है। अगला प्रमोद भगत जी, प्रमोद भगत, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन के शानदार खिलाड़ी हैं, तो ये है बैडमिंटन। अवनी लेखरा, सौरभ चौधरी, राही सरनोत, ये सभी निशानेबाजी के शानदार खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस जी, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, ये टेनिस के महान खिलाड़ी हैं। अक्सर इनसे प्रश्न, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित रही है, तो प्रश्न बनता है टेनिस। सुमित अंतिल, जेवलिन थ्रो, प्रश्न बनता है सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है, जेवलिन थ्रो। मरियप्पन थंगावेलु, ऊंची के मरियन थंगावेलु, इनका मरियप्पन थंगावेलु, ऊंची कूद, और देवेंद्र जहाजरिया भाला फेंक। तो इस तरीके से आज हमने खेल, उनसे संबंधित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित होते हैं, तमाम वो तथ्य आपके साथ शेयर किए, आपसे साथ साझा किए। और मेरे दोस्त, एक ना एक प्रश्न यहाँ से अवश्य बनता है, तो इनको धीरे धीरे आप रिवाइज करते रहें, साथ ही इनकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। और मेरा जो उद्देश्य है, नौकरी पक्की आपकी इस बार कर देनी है, उसी उद्देश्य में आपको भी मेहनत करनी है, और मैं तो साथ ही आपकी मेहनत करता ही रहूंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।